हिंदुस्तान का एक ऐसा बाजार जहां अगर कोई गोश्त वाला गोश्त का वेट अगर कम करके बेचता तो उसके जिस्म से उतना ही गोश्त काटा जाता था। और इस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। आखिर क्यों उसने ऐसा खौफनाक नियम लगाया और कैसे भतीजे ने अपना ही चचा का कत्ल करके दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया। एक सेकंड, ये सब हुआ कैसे? सुल्तान मोहम्मद गोरी की नज़र हिंदुस्तान पर टिकी थी। कई हमलों और जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसने इस सरजमीन पर फतेह हासिल की, जिसने भारत के इतिहास में एक नए दौर की नींद रखी। गोरी तो वापस लौट गया, लेकिन उसने दिल्ली की कमान एक वफादार गुलाम जनरल को सौंप दी। और गोरी की मौत के बाद इसी गवर्नर ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और नींद पड़ी दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश की, यानी मगलूक वंश, जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं। इस नए सल्तनत के सामने सबसे बड़ा खतरा था दुनिया को तहस नहस करने वाला मंगोल। जंगेज खान के वो खूंखार लड़ाके जो जहां से गुजरते थे वहां सिर्फ खोपड़ियों के मीनार बचते थे। मंगोलों की इसी खौफ की वजह से दिल्ली की फौज को बड़ा किया जा रहा था। इसी दौरान दो भाइयों ने सेना में एंट्री ली। जलालुद्दीन और उसका बड़ा भाई दोनों अपने बहादुरी से तेजी से आगे बढ़े, मगर वक्त की पहिया घुमा। जलालुद्दीन के बड़े भाई की साया सर से उठ गया और वो पीछे छोड़ गया एक छोटा सा यतीम बेटा। जलालुद्दीन ने उस बच्चे को अपने बेटे की तरफ पाला और बड़ा होने पर अपनी बेटी की भी शादी उसी से कर दी। लेकिन जलालुद्दीन जिस बच्चे को सीने से लगाकर पाला, वो ये नहीं जानता था कि उसके भीतर एक आग सुलझ रही है। और इस आग को हवादी अलाउद्दीन की पत्नी के तानों ने। वो एक शहजादी थी और अलाउद्दीन को एक मामूली इंसान बोलते हुए जलील करती थी। तभी अलाउद्दीन की जिंदगी में एक बड़ा मौका आया। काराक्रान के गवर्नर ने सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी। अलाउद्दीन एक आम कमांडर बनकर उस बगावत को कुचलने के लिए सेना में शामिल हो गया। युद्ध के मैदान में उसने ऐसी बहादुरी दिखाई कि सुल्तान जलालुद्दीन तंग रह गया। इनाम के तौर पर सुल्तान ने अलाउद्दीन को कारा का नया गवर्नर बना दिया। मगर अलाउद्दीन इतने से खुश नहीं था। उसे दौलत और बड़ी फौज चाहिए थी। उसने सुल्तान को बिना बताए पड़ोसी राज्य देवगिरी पर हमला कर दिया और वहां से बेशुमार सोना चांदी लूट लिया। जब जलालुद्दीन को इस गुस्ताखी का पता चला तो वो एक भारी फौज लेकर कारा की तरफ बढ़ा। अलाउद्दीन जानता था कि इस बार सुल्तान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ अलाउद्दीन ने एक चाल चली। उसने अपने भाई को सुल्तान के पास भेजा और उसे ये यकीन दिलाया कि वो अपने गलती पर बेहद शर्मिंदा है और अगर सुल्तान ने उसे खुद गले नहीं लगाया तो वो अपनी जान दे देगा। और ये सुनकर बूढ़े सुल्तान ने अपनी फौज को पीछे छोड़ दिया और खुद नाव के जरिए अलाउद्दीन से मिलने अकेले चल पड़े। जैसे ही सुल्तान किनारे पर पहुंचे, अलाउद्दीन उनकी पैरों पर गिर गया। तब जलालुद्दीन ने उसे मुस्कुराकर उठाया और सीने से लगाया। लेकिन यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तभी पीछे से एक सैनिक ने सुल्तान पर वार कर दिया। जख्मी सुल्तान चीखते हुए नाव की तरफ भागे। ऐ जालिम अलाउद्दीन, ये तूने क्या कर दिया? लेकिन तभी दूसरे सिपाही ने उनका काम तमाम कर दिया। दहशत फैलाने के लिए सुल्तान का कटा हुआ सर पूरे इलाके में घुमाया गया और अलाउद्दीन ने खुद को नया सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन दिल्ली पर हुकूमत करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जनता इस गद्दारी से बेहद नाराज थी। तब अलाउद्दीन ने एक अनोखा प्लान बनाया। दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए ऐलान करवाया कि जो भी मेरे फौज में शामिल होगा उसे पूरे साल की तनख्वाह एडवांस में मिलेगी। और फिर ये ऐलान करने के बाद देखते ही देखते 1 लाख से ज़्यादा सैनिक साथ हो गया।
यही नहीं, दिल्ली के लोगों का दिल जीतने के लिए उसने तोपों में बारूद की जगह सोना भरा और शहर की तरफ दागना शुरू कर दिया। कहा जाता है उस दिन दिल्ली की गलियों में सोने की बारिश हो रही थी। लालच और खौफ के आगे लोग पुराने सुल्तान की गम भूल गए और दिल्ली की आधी फौज अलाउद्दीन से खुद जा मिली। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। अभी अलाउद्दीन जश्न मना ही रहा था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई और वो था मंगोल। आधी दुनिया को घुटनों पर लाने वाला मंगोल अब उसकी नजर पड़ी थी हिंदुस्तान की तरफ। अलाउद्दीन ने भारत के इतिहास में पहली बार एक स्थायी और अनुशासित सेना तैयार की। सैनिकों को नगद सैलरी दी जाने लगी। भर्ती सिर्फ काबिलियत पर होने लगी और करप्शन रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने का सिस्टम शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे आज गाड़ियों में नंबर प्लेट होती है। उसकी सेना में कहा जाता है 5 लाख मुस्तैद फौजी शामिल हो गए। तभी खबर आई कि मंगोलों का एक बहुत बड़ी लश्कर दिल्ली की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। अब युद्ध के मैदान में अलाउद्दीन ने अपने सेना को 3 हिस्सों में बांटा। बीच में वो था, एक तरफ उसका भाई और दूसरी तरफ उसकी सबसे जाबाज जनरल जफर खान। जंग शुरू होते ही जफर खान ने बिना हुक्म के मंगोलों पर हमला कर दिया। मंगोल सेना घबराकर पीछे हटने लगी और जफर खान उसका पीछा करते करते अपने फौज से बहुत दूर निकल गया। दरअसल ये मंगोलों की एक पुरानी चाल थी। उन्होंने जफर खान को चारों तरफ से घेर लिया। दरबारियों ने अलाउद्दीन से मदद भेजने की मिन्नती की, लेकिन तब अलाउद्दीन ने कहा, जो मेरे हुक्म के बिना गया है मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा सबसे बेहतरीन जनरल ही क्यों ना हो। तब जफर खान समझ गया अब मेरी मौत तय है। उसने पीछे हटने से मना कर दिया और मंगोल कमांडर के दिल्ली के सुल्तान बनाने का ऑफर को लात मार दी। वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन मरने से पहले वो मंगोलों को ऐसा जख्म दिया कि वो उल्टे पैर वापस भाग गए और फिर दिल्ली एक बार फिर बच गई। अब मंगोल तो यहाँ से भाग चुकी थी। अब इतनी बड़ी सेना का खर्च उठाना एक नई सर दर्द बन चुकी थी। अलाउद्दीन फौज कम करने की बजाय पूरे बाजार पर अपना शिकंजा कस दिया। घोड़े से लेकर एक मामूली सुई तक सुल्तान खुद तय करने लगा। सरकारी गोदाम बने और जमाखोरी पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि कम सैलरी में फौजी और आम जनता आराम से रहने लगा और सुल्तान की इस दूरदर्शिता ने सल्तनत को आंतरिक विद्रोह और बाहरी हमलों से महफूज कर दिया। बाजार नियंत्रण और प्रशासनिक सुधारों का ये जाल इतना मजबूत था कि इसने आने वाली कई सदियों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय की। इतिहास में इसे एक कठोर लेकिन सबसे सफल व्यवस्था माना गया। तो हाँ, सब्सक्राइब।